Assalamu alaikum everyone. Going to the next part of electrochemistry, that is products of electrolysis. Now in the previous session we have gone through the quantitative aspects of electrolysis, that is the Faraday's first law and second law will help us to find out how much substance will be deposited at the electrodes by the passage of electricity. कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, वो आइडिया हमको जो है फैराडेज लॉज अप्लाई करने के बाद पता चलता है. अभी आपको ये सेशन में देखना है कि कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं. इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट करने के बाद आपको प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं, क्या कंडीशंस में मिलते हैं और कौन से मिलते हैं, वो आपको यहाँ पे चेक करना है. So that thing will be discussed over here, that is the products of electrolysis, that is factors affecting products of electrolysis. जब भी आप electrolysis carry out करते हैं, requirement क्या है? कंटेनर चाहिए, इलेक्ट्रोड्स चाहिए. इलेक्ट्रोड्स एक ऐसा जरिया, एक ऐसा मीडियम होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आपको मेंटेन करना रहता है. दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. बैटरी सोर्स यानी कि इलेक्ट्रिकल सोर्स चाहिए और इलेक्ट्रोलाइट चाहिए. राइट, यू रिक्वायर इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट इज द सब्सटेंस दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन मोल्टन फॉर्म और इन एक्वियस फॉर्म. राइट, तो ये सब रहने के बाद आप इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट कर सकते हैं. राइट, जब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आप इलेक्ट्रोलाइट में पास करेंगे, कंपाउंड जो है डिकम्पोज हो जाएगा, अपने रेस्पेक्टिव एलिमेंटल फॉर्म में चेंज हो जाएगा. इट डिपेंड्स हाउ मच चार्ज यू आर पासिंग एंड व्हाट कंडीशंस यू आर मेंटेनिंग. तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद कौन से प्रोडक्ट क्या कंडीशंस में मिलते हैं. राइट, तो इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड. राइट, so electrode first of all means what? It is a medium which is helping or used to maintain the flow of electrons in the electrolyte, from the electrolyte or to the electrolyte, यानी कि source and sink की तरह act करता है. It is used as a medium, यानी कि एक जरिया है electrons के flow को maintain करने का. Right? अब ये nature of electrodes की बात जब हम करते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोड के नेचर के ऊपर भी डिपेंडेंट है. दे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स. दैट इज you will come across different type of electrodes. First, inert electrodes. Inert electrodes. Inert electrodes meaning इनका रोल सिर्फ सोर्स एंड सिंक की तरह है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को जो है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड को ट्रांसफर करना, बस. ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. दे डू नॉट टेक पार्ट इन द रेडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस. मीन्स इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आर दोज विच डू नॉट पार्टिसिपेट in the redox reaction. Act as only source and sink for electrons. रोल कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ एक्ट एज ए सोर्स एंड सिंक, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को जो है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड को यानी कि दूसरे तरफ शिफ्ट करने के लिए, यानी कि अनायॉन से इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करके कैटायॉन्स की तरफ पहुंचाना इनका काम रहता है. दैट इज दे एक्ट एज ओनली सोर्स एंड सिंक. दे डू नॉट टेक पार्ट इन द रेडॉक्स रिएक्शन. तो ये कॉमनली इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, it is used as an inert electrode. Then we have graphite. Graphite electrode. Graphite, we also call them as carbon electrode. So these are used as inert electrodes which do not take part in the redox reaction, and they
act as only source and sink for electrons. ओके, अब दूसरे टाइप के जो इलेक्ट्रोड होते हैं मेटालिक इलेक्ट्रोड्स, जिनको हम बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स. Inert electrode do not take part in redox reaction, whereas active electrodes take part in redox reaction. They take part in redox reaction. सोर्स एंड सिंक की तरह तो एक्ट करेंगे, साथ ही साथ रेडॉक्स रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करेंगे, राइट? दैट इज द कॉमन मेटल इलेक्ट्रोड्स. When you talk about all metal electrodes which are reactive, like if you take copper, if you take zinc, silver, ये पूरे ऐसे इलेक्ट्रोड्स हैं जिसको अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोड की तरह ये मेटालिक इलेक्ट्रोड्स को अगर आप यूज करते हैं तो ये भी जो है रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे. Whatever redox non-spontaneous redox reaction takes place in the electrolytic cell, these electrodes also will participate in that redox reaction, right? So those are called as metal electrodes, and they are commonly called as active electrodes because they take part in redox reaction. होता क्या है इससे? प्रोडक्ट्स वेरी हो जाएंगे. इलेक्ट्रोलिसिस, आप सेम कंपाउंड का इलेक्ट्रोलिसिस इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो अलग प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, और ये एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो आपको अलग टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे. इस वजह से जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट करते हैं तो इलेक्ट्रोड सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. किस टाइप के इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है. अगर आप इनर्ट के बजाय एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो आपको प्रोडक्ट्स जो मिलना था वो नहीं मिलेंगे, या फिर एक्टिव इलेक्ट्रोड के बजाय आप इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो जो प्रोडक्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिलेंगे, राइट? So whenever we carry out electrolysis, we have to focus on the type of electrodes which are used, right? In many of the electrolytic cells, inert electrodes are used, okay? And when you talk about the electrolytic refining processes, जब भी हम metals को refine करते हैं metallurgical operations में, तब वहाँ पर हम खासकर metallic electrodes use करते हैं, जहाँ पे जैसे कि कॉपर का रिफाइनिंग प्रोसेस है, कॉपर इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं. एक इम्प्योर इलेक्ट्रोड होता है कॉपर का ही, और एक प्योर इलेक्ट्रोड होता है कॉपर का ही, ओके? वहाँ पे जो है इम्प्योर जो होता है उसको हम एनोड की तरह यूज करते हैं, और प्योर जो रहता है थिन फॉर्म में लेके कैथोड की तरह यूज करते हैं. जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो पूरा प्योर कॉपर जो है कैथोड के ऊपर आके डिपॉजिट हो जाएगा और एनोड पूरा डिसॉल्व होते जाता है, राइट? दैट विल डिस्कस एट द later part of this chapter, right? So like that, what happens? Selection of this electrode is very important. Next, when you talk about nature of electrolyte, electrolyte किस तरह होना है? Now electrolyte, as I have told, it is a substance that conducts electricity in molten form or in aqueous form. And we know that there are two types of electrolytes, strong and weak electrolytes. Strong electrolytes, they completely ionize when dissolved in water, and weak electrolytes, they partially ionize when dissolved in water. अब यहाँ पे electrolyte जो हम use करते हैं, ये electrolyte it will be composed of cation and anion. तो यहाँ पे जब आप electrolyte use करेंगे, products इसके nature के ऊपर भी depend होता है. यानी कि वो electrolyte आप मोल्टन फॉर्म में ले रहे हैं, मोल्टन और फ्यूज्ड फॉर्म, यानी कि मेल्ट फॉर्म को हम मोल्टन फॉर्म बोलते हैं. उस इलेक्ट्रोलाइट को आप सिर्फ मेल्ट कर रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मोल्टन और फ्यूज्ड फॉर्म. या फिर आप उस इलेक्ट्रोलाइट को एक्वियस फॉर्म में यूज कर रहे हैं. एक्वियस फॉर्म मीन्स it is dissolved in water. Its saturated solution will be taken. Saturated solution of electrolyte. एक्वियस फॉर्म में क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट का सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे
that will be nothing but aqueous form, means will be dissolving the electrolyte in water. तो मोल्टन फॉर्म में यूज करने के बाद आपको अलग प्रोडक्ट आते हैं, एक्वियस फॉर्म में यूज करने के बाद आपको अलग प्रोडक्ट आते हैं, राइट? क्योंकि मोल्टन फॉर्म में आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज कैटायन रहेगा और एक नेगेटिवली चार्ज एनायन रहेगा, एक ही कैटायन और एक ही एनायन, यानी कि एक टाइप का कैटायन एक टाइप का एनायन। एक्वियस फॉर्म में क्या होगा, ये कैटायन और एनायन के साथ वाटर जो यूज कर रहे हैं, वाटर ऑल्सो एक्ट्स एज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, it contains extra cation, that is H plus, and it will contain extra anion, that is OH minus. Means more than one cation and more than one anion will be there when you are using aqueous form, right? इससे प्रोडक्ट्स के ऊपर इफेक्ट होता है, प्रोडक्ट आपको जो चाहिए था वो नहीं मिलेंगे, कोई दूसरे भी मिल सकते हैं। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जो प्रोडक्ट जो भी आप चाह रहे हैं डिकम्पोज करने के बाद जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आप मोल्टन फॉर्म में यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोलाइट तो आपको अलग मिलेंगे, एक्वियस फॉर्म में अगर आप इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं तो आपको प्रोडक्ट अलग मिलेंगे, राइट? सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसके अलावा ओवर पोटेंशियल फैक्टर है, वो हम एग्जाम्पल्स के टाइम पे वो एक पार्ट डिस्कस कर लेंगे, राइट? अब जैसे कि एक एग्जाम्पल लेंगे, electrolysis of molten sodium chloride. We'll now discuss the electrolysis of molten sodium chloride, यानी कि सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, उसको मेल्ट फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइसिस कैरी आउट करने के बाद कौन से प्रोडक्ट आपको मिलते हैं वो देखते हैं, राइट? एंड हियर विल बी यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, जैसे कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हो सकते हैं या फिर ग्राफाइट इलेक्ट्रोड हो सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड डिप कर देंगे और इसे कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। आई विल टेक इट एज ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स और इट कैन बी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, दोनों भी ग्राफाइट इलेक्ट्रोड है और इसमें मोल्टन सोडियम क्लोराइड लेंगे, मोल्टन सोडियम क्लोराइड। रिमेंबर कंडक्शन जो होगा मोल्टन फॉर्म में या एक्वियस फॉर्म में बहुत कम रहता है, जैसा मेटल्स में कंडक्शन होता है उस तरह इलेक्ट्रोलाइट्स में कंडक्शन वैल्यू, कंडक्टिविटी वैल्यू कम होती है, क्योंकि आयोन्स का मूवमेंट होना रहता है। मूवमेंट ऑफ आयोन्स विल कॉज दैट आयोनिक कंडक्टिविटी, एंड आयोनिक कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी जब दोनों कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है, ओके? एनी हाउ यहाँ पे हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं, तो मोल्टन सोडियम क्लोराइड मतलब इस कंटेनर में सिर्फ दो आयोन है, एक है सोडियम आयोन और दूसरा है क्लोराइड आयोन। This is cation and this is anion, right? अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, पॉजिटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्टेड होता है वो एनोड होगा और नेगेटिव टर्मिनल को जो कनेक्टेड है वो कैथोड होगा, राइट? दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। एनोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड कैथोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, लेकिन रिएक्शन वही होता है, AOCR, एनोड के पास ऑक्सीडेशन, कैथोड के पास रिडक्शन, राइट? तो जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, आनायंस Cl माइनस आयंस आनायंस एनोड के तरफ जाएंगे और इसमें जो कैटायंस है कैथोड के तरफ जाएंगे। आनायंस गो टुवर्ड्स एनोड, cations go towards cathode, right? So let's see what the cell reaction takes place. First I'll write anode. At anode what is going to happen is oxidation. तो anode के पास कौन जा रहे हैं? Chloride ion. Chloride ion at anode undergoes oxidation. It gives out this electron. It will be giving
its electron to anode, that is this graphite electrode is acting as anode. तो यहाँ पे डिस्चार्जिंग होता है, ये क्लोराइड आयन डिस्चार्ज होके क्लोरीन एटम बन जाएगा. So during electrolysis, discharging of these cations and anions will take place at cathode and anode, right? तो यहाँ पे एनोड के पास डिस्चार्जिंग होता है ऑक्सीडेशन के जरिए से, तो ये Cl क्लोरीन एटम बनेगा एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके. ओके, अब अगर मैं दो क्लोराइड आयन लेता हूं तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्लोरीन गैस, Cl2 बन जाएगा and you will be getting 2 electrons lost. It will convert into chlorine gas. Okay, 2 chloride ions lose 2 electrons and convert itself into chlorine gas. So this chlorine gas is liberated at anode. Remember, chlorine gas is liberated at anode. 1 mark के questions आते हैं. Name the gas liberated at anode during electrolysis of molten sodium chloride. So at anode, chlorine gas is liberated. Okay, कैथोड के पास चेंजेस होते हैं लेकिन एनोड के पास क्लोरीन गैस लिबरेट होगा. अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं ये एनोड के जरिए से कैथोड के तरफ आएंगे. रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड. करंट अगेन एज यूजुअल फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड. तो ये इलेक्ट्रॉन्स एनोड से जब कैथोड के पास आएंगे, यहाँ पे सोडियम आयन्स रेडी है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए. तो कैथोड के पास क्या होता है, Na प्लस है. Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा सोडियम Na बन जाएगा. इलेक्ट्रॉन लॉस कितने हो रहे हैं एनोड के पास, 2. तो यहाँ पे जब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 2 सोडियम आयन्स दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे. दिस इज द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड, राइट? तो पहले इलेक्ट्रोलाइट में क्या था, सोडियम क्लोराइड कंप्लीटली डिसोसिएट होके Na प्लस और Cl माइनस फॉर्म में था. क्लोराइड एनोड के तरफ डिस्चार्ज होके क्लोरीन गैस बन गया. सोडियम आयन कैथोड के पास डिस्चार्ज होके सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो गए, राइट? तो अगर आप ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे क्या हो जा रहा है, यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पे 2 क्लोराइड है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पे 1 है. तो इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो ये क्लोराइड कैंसिल, सोडियम आयन्स कैंसिल, तो लेफ्ट आउट इज, एड अप कर लो इक्वेशन, आपको मिलेगा 2 moles of NaCl, right? What process you are carrying out? Electrolysis. Here you can write melt. It is producing what? 2 moles of sodium metal solid plus chlorine gas Cl2, right? So these are the two products obtained when you carry out electrolysis of molten sodium chloride, right? सोडियम मेटल आपको कहाँ पे मिल रहा है, कैथोड के पास. At cathode electrode you will be having sodium metal deposited, and at anode electrode chlorine gas will be liberated, right? So this is nothing but electrolysis of molten sodium chloride. When you carry out electrolysis of molten sodium chloride, so two important products you get: sodium metal at cathode, chlorine gas at anode. 1 mark के questions आ सकते हैं. Name the gas liberated or name the substance liberated or deposited at cathode, sodium metal. Name the substance deposited or liberated at anode. It will be chlorine gas, right? In next session we'll go with the electrolysis of aqueous sodium chloride and some other examples of electrolysis. Okay.